सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी के बारे में। ये कहानी है अर्जेंटीना के कुछ लोगों की जिन्होंने नौसिखियों का एक ग्रुप बनाया। उसके बाद अर्जेंटीना के सबसे बड़े बैंक को लूटा, लेकिन उनकी प्लानिंग इतनी पुख्ता थी कि सरकार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई और वो हमेशा ही सरकार से एक कदम आगे चले। कहानी की शुरुआत होती है और हम फर्नांडो नाम के एक आदमी को देखते हैं। फर्नांडो एक जूडो इंस्ट्रक्टर है। उसे सारे लोग बहुत ही होशियार मानते हैं, लेकिन इतना होशियार होने के बाद भी फर्नांडो के पास कोई पैसा नहीं है, इसीलिए वो बहुत परेशान रहता है। जैसी जिंदगी वो जीना चाहता था उसकी जिंदगी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो हर वक्त इसी सोच में पड़ा रहता है, उसे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। फिर एक रात जब वो घर आ रहा होता है, इसी बीच वो एक सिगरेट जलाता है। तभी बारिश होने लगती है और उसकी सिगरेट बुझ जाती है। तब वो बुझे हुए सिगरेट को फेंक देता है सड़क पे और उसी को देखने लगता है। तभी वो देखता है कि वो सिगरेट गटर के पाइप से नीचे चली जाती है, जिस गटर पे किसी का ध्यान नहीं जाता। तो फर्नांडो गटर का पीछा करने लगता है। वो गटर के नीचे जाता है और उसके ही पीछे घूमने लगता है, क्योंकि वो पता लगाना चाहता है कि ये गटर कहाँ पे जाता है। इसी बीच रास्ते में वो देखता है कि ये गटर एक बैंक से होकर के जाता है। तब उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है और वो समझ जाता है कि इस गटर की मदद से वो लोग बैंक को लूट सकते हैं और ये चीज उसकी जिंदगी बदल देगी। और अब यही ख्याल घूमने लगता है फर्नांडो के दिमाग में। तब वो सबसे पहले अपने दोस्त सेबेस्टियन के पास जाता है। सेबेस्टियन एक सिविल इंजीनियर है और इंजीनियर उसकी मदद कर सकता है उस टनल को और बेहतर बनाने में, ताकि टनल बैंक तक जा सके। और फर्नांडो को ये बात भी पता है कि सेबेस्टियन के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, उसका पूरा परिवार स्ट्रगल कर रहा है। तब धीरे धीरे फर्नांडो सेबेस्टियन को ये बात बताने लगता है, लेकिन जैसे ही सेबेस्टियन बैंक रॉबरी के बारे में सुनता है वो आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या करना चाहते हो? तो फर्नांडो कहता है कि हाँ, और इतना कहने के बाद वो पूरी की पूरी प्लानिंग बताता है। तब प्लानिंग को सुनने के बाद सेबेस्टियन भी शांत हो जाता है और उसे लगता है कि इस प्लानिंग की मदद से वो लोग जरूर बैंक को लूट पाएंगे। तब सेबेस्टियन अपनी बातें रखता है और कहता है कि जैसा टनल तुम बनाना चाहते हो उसमें बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारी मशीनों की, और इसमें बहुत सारा पैसा जाएगा। मुझे पता है कि ना इतना पैसा तुम्हारे पास है और ना ही मेरे पास, और बिना पैसे के हम ये काम कभी नहीं कर पाएंगे। तो फर्नांडो के दिमाग में एक और आदमी का नाम आता है जो उसका दोस्त है और बहुत अमीर है। उसका नाम है देबोजा। देबोजा एक बूढ़ा आदमी है और अब फर्नांडो उससे मिलता है और धीरे धीरे वो अपनी सारी बातें बताने लगता है। लेकिन रॉबरी का नाम सुनने के बाद देबोजा भी परेशान हो जाता है, लेकिन फर्नांडो की प्लानिंग में इतना दम है कि एक वक्त के बाद वो भी उससे मुतासिर हो जाता है और कहता है कि मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन जितने पैसों की जरूरत है उतने पैसे मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये पैसे कौन आदमी दे सकता है। उस आदमी का नाम है मारियो। तभी हम मारियो को देखते हैं। मारियो एक चोर है। जैसे ही रात होती है वो एक ऑफिस के अंदर घुस जाता है और बड़े ही आसानी के साथ वहाँ के पूरे सेफ को लूट लेता है। ये मारियो के रोज का काम है, वो हमेशा ही चोरी करते रहता है और पूरे शहर को ये बात पता है। लेकिन मारियो जैसे ही एक कैफे में होता है और फर्नांडो उसके पास पहुंचता है और अपनी बात बताने लगता है, और इन सब में बैंक रॉबरी का नाम सुनने के बाद अगर कोई आश्चर्यचकित नहीं होता तो वो सिर्फ मारियो है। लेकिन मारियो के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। वो फर्नांडो से एक के बाद एक सवाल पूछते जाता है क्योंकि उसका काम ही चोरी करना है, और फर्नांडो भी उसके सवालों के जवाब देते रहता है। लेकिन बीच में मारियो कहता है कि वो इस काम को पूरा नहीं कर पाएगा। तो फर्नांडो अपनी आगे की प्लानिंग बताता है और सारे पैसों को काउंट करके भी दिखाता है मारियो को कि अगर एक बार हम लोगों ने इस हाइस्ट को कर लिया तब तुम्हें पूरी जिंदगी ये चिंदी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी बाकी की जिंदगी बड़े ही अच्छे से बीतेगी और कभी भी तुम्हें दोबारा थोड़े समय के लिए जेल नहीं जाना पड़ेगा। एक ही झटके में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो हर रोज रिस्क लेने से अच्छा है कि एक बार बड़ा रिस्क लो, उसके बाद पूरी जिंदगी मौज में बिताओ। तब मारियो भी मान जाता है, लेकिन वो अपनी आंखों से सारी चीजों को देखना चाहता है। तब जैसे ही अंधेरा होता है ये लोग पहुंचते हैं बैंक के आगे, और बैंक के आगे वाले टनल में ये लोग टेप को नीचे गिराने लगते हैं। फिर दूसरी तरफ से जाते हैं एकदम से टनल के नीचे और देखते हैं कि टनल कितना गहरा है। तब फर्नांडो मारियो को कहता है कि हम लोग बस 18 मीटर दूर हैं करोड़पति बनने से। फिर मारियो समझाने लगता है कि हमें बहुत बड़ा टनल खोदना पड़ेगा, और ये सारे लोग घर चले आते हैं। घर पे इनके साथ देबोजा भी है और अब ये लोग बड़े ही डिटेल में प्लानिंग कर रहे हैं। तब इन्हें पता लगता है कि पूरे बैंक में बहुत सारे मोशन सेंसर्स हैं। अगर कोई भी इंसान रात में बैंक के अंदर दाखिल हुआ तो यहाँ का भी अलार्म बजेगा और पास के पुलिस स्टेशन का भी अलार्म बजेगा। तब हम लोग कभी भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कुछ ही मिनटों में पूरे शहर की पुलिस वहाँ पे होगी। तब फर्नांडो इन्हें समझाने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को गलत जानकारी मिली है। मोशन डिटेक्टर कभी भी तुम्हारे चाल को डिटेक्ट नहीं करता, वो हमारे बॉडी हीट को डिटेक्ट करता है। हमें सिर्फ उसी से बचना है। फिर इतना कहने के बाद फर्नांडो एक सूट बनाता है और इनके सामने आके दिखाता है कि अगर हमने इस सूट को पहन लिया तो वो हमें कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और ना ही अंदर का अलार्म बजेगा। लेकिन अब फर्नांडो के लिए सबसे बड़ी दुविधा ये है
कि उसे सेफ को खोलना नहीं आता, लेकिन फर्नांडो इस चीज को और गहराई से करना चाहता है। इसीलिए वो अगले दिन जाता है बैंक के पास। वो सबसे पहले पार्किंग की तस्वीरें खींचता है, फिर सेबेस्टियन को बुलाता है और ये दोनों चले जाते हैं बैंक के अंदर। सेबेस्टियन कहता है कि उसे एक अकाउंट खुलवाना है, लेकिन इसी बीच फर्नांडो हर जगह की तस्वीर ले रहा होता है, लेकिन गार्ड्स की नजर उस पर पड़ जाती है। तब गार्ड्स इसके पास आते हैं और इसे पकड़ के ले जाते हैं अंदर। तब हमें पता लगता है कि ये पूरी की पूरी फर्नांडो की प्लानिंग थी, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग सेफ से होकर के उसे लेकर के जाएंगे। तब फर्नांडो सेफ के बारे में भी पता कर पाएगा। तब अंदर जाने के बाद ये लोग उसकी तलाशी लेने लगते हैं और उसके कैमरे के फोटोज को चेक करने लगते हैं, लेकिन अंदर गार्ड्स को कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि फर्नांडो ने पहले ही मेमोरी कार्ड को बाहर निकाल लिया है और इस बारे में गार्ड को भनक तक नहीं लगी। लेकिन फर्नांडो के दिमाग में अब इस पूरे जगह का नक्शा है। फिर वो जैसे ही घर आता है पूरे बैंक का ब्लूप्रिंट बनाता है और अपने सारे साथियों के सामने रख देता है। तब ये पूरी प्लानिंग करने लगते हैं। फर्नांडो कहता है कि बैंक में एक छोटा सा कमरा है, हम सबसे पहले उसी कमरे में दाखिल होंगे। तब अगले दिन ये लोग जाते हैं बैंक के पास और एक साइकिल का इस्तेमाल करते हैं और साइकिल के पहियों से नापते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा, और जल्दी ही इन्हें डिस्टेंस भी पता लग जाती है। तब फर्नांडो अपने आगे के प्लान को जारी रखता है और बैंक के पैसों के बारे में भी पता लगाता है, क्योंकि वो किसी का भी पैसा नहीं चुराना चाहता। तब उसे पता लगता है कि बैंक के सारे पैसे का इंश्योरेंस है, यानी कि किसी भी आम आदमी को दिक्कत नहीं होगी, उनके सारे पैसे उन्हें मिल जाएंगे। और अब इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग बनके तैयार है। फिर जैसे ही रात होती है ये लोग अपने टूल्स को लेकर के पहुंचते हैं टनल में और अपने खुदाई को शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इन्हें वहां से बाहर निकलने की प्लानिंग करनी है और बाहर निकलने के लिए उन्हें एक आदमी चाहिए और एक गाड़ी चाहिए। तब इन्हें पता लगता है अल्बर्टो नाम के एक आदमी के बारे में जो गाड़ी चलाने में उस्ताद है और वो बड़े ही आसानी से इन्हें बाहर भी निकाल देगा। तब ये लोग अपने गिरोह में अल्बर्टो को भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन इनके सामने एक और दिक्कत आ जाती है। इस बैंक में 400 से ज्यादा सेफ बॉक्सेस हैं और जिस तरीके से ये लोग बॉक्सेस को खोलने वाले थे, कम से कम 1.5 मिनट का समय लगेगा एक बॉक्स को खोलने में। तब तकरीबन 7 घंटे लग सकते हैं सारे बॉक्सेस को खोलने में, और ये बहुत ही लंबा वक्त है। इतने वक्त तक ये लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते। तब ये लोग दोबारा प्लानिंग करने लगते हैं और अगले दिन मारियो पहुंचता है बैंक के दूसरे ब्रांच में और अपने लिए एक सेफ बॉक्स खुलवाता है। और जब ये सेफ को देख रहा होता है तब वो हर एक चीज को देखता है कि आखिर ये सेफ बंद कैसे होता है और खुलता कैसे है। और यहाँ पे मारियो को बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। तब ये लोग एक गाड़ी का जुगाड़ करते हैं जिस गाड़ी से ये लोग भागेंगे। तब मारियो और अल्बर्टो एक साथ होते, लेकिन ये लोग गाड़ी लेकर के निकलते इससे पहले पुलिस वाले इनके पास चले आते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। तब इन्हें लगता है कि पुलिस वालों ने शायद इन्हें पकड़ लिया। तभी यहाँ पर अल्बर्टो की पत्नी आती है और वो पुलिस वालों से बात करती है, फिर इन्हें छुड़ा भी देती है। तब रात होते ही ये लोग फिर से काम पे लग जाते हैं, लेकिन रात में ड्रिलिंग मशीन टूट जाती है और लोग नीचे गिरने लगते हैं, जिस चीज को देख करके सारे घबराने लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से में मारियो है, क्योंकि अब उसके पास भी पैसे नहीं बचे और वो नहीं जानता कि वो अगली ड्रिलिंग मशीन कैसे खरीदेगा। तब सारे लोग उसे समझाने लगते हैं और अंत में मारियो मान जाता है और पैसे लगाने के लिए। तभी हम फर्नांडो को देखते हैं जो रात में जाकर मिलता है अपनी गर्लफ्रेंड से, और नीचे लेट करके ये लोग आसमान में तारे देख रहे होते हैं। तब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि जिस तारे की रोशनी को हम देख पा रहे हैं शायद अब वो खत्म हो चुकी हो, क्योंकि रोशनी को हमारे तक पहुंचने में बहुत ही लंबा वक्त लगता है, तब तक वो तारे खत्म भी हो सकते हैं। फिर इस बात को सुनते ही फर्नांडो को एक नया आइडिया आता है और वो पहुंचता है मारियो के पास और कहता है कि बैंक का सिस्टम बहुत ही अलग है। इनकी सबसे ज्यादा सिक्योरिटी टाइट होती है रात में और सेफ भी बंद होते हैं, लेकिन जैसे ही दिन होता है और बैंक खुलता है इनकी सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं होती और सेफ भी खुले होते हैं। इसीलिए हमारा काम सबसे ज्यादा आसान तब होगा जब हम दिन दहाड़े चोरी करें और हम सामने के दरवाजे से अंदर जाएं। तब हमें सेफ भी खुला हुआ मिलेगा और कोई भी मोशन डिटेक्टर नहीं होगा, तब हम आसानी से सारे पैसों को चुराएंगे। लेकिन बाहर आए पुलिस को लगेगा कि ये छोटे मोटे चोर हैं जो अब अंदर तो जा चुके हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये बाहर कैसे आएंगे। इन्हें सामने के दरवाजे से ही बाहर आना पड़ेगा और वो हमारा इंतजार करते रहेंगे। तब तक हम इन सारे पैसों को लेकर के टनल के रास्ते रफू चक्कर हो जाएंगे और पुलिस वालों को भनक भी नहीं लगेगी। तब इस बात को सुनने के बाद मारियो खुशी के मारे चकाचौंध हो जाता है, क्योंकि आइडिया ब्रिलियंट है और ये आइडिया काम भी करेगा। तब मारियो राजी हो जाता है और कहता है कि अब हम जल्दी ही चोरी करेंगे। फिर ये अपनी प्लानिंग को और पुख्ता करते हैं और वो दिन आ जाता है जब ये लोग रॉबरी करने वाले हैं। पर सबसे पहले ये लोग अपने उंगलियों पे ग्लू लगाते हैं ताकि अंदर कोई भी फिंगरप्रिंट ना छूट जाए, और दूसरी तरफ इन लोगों ने सेबेस्टियन को भेजा है टनल के अंदर और बाकी सारे लोग चले जाते हैं बैंक के अंदर। और जाते ही ये लोग अपने मास्क को पहनते हैं और बंदूक निकाल के सारे लोगों पे तान देते हैं। 2 लोग पहले माले पे होते हैं और 2 लोग दूसरे माले पे। सबने लोगों को बंधक बना करके रखा है। तभी सिक्योरिटी गार्ड कैमरे में इस चीज को देख लेता है और वो पुलिस वालों को भी इत्तला कर देता है। तभी हमें पता लगता है कि फर्नांडो उनकी सारी बातें सुन रहा है। गार्ड जो भी बातें यहाँ पे पुलिस वालों से कर रहा है। तभी मारियो कैशियर को कहता है कि वो सारे पैसों को बैग में भरे। तब तक यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। तब फर्नांडो एक आदमी पे बंदूक तानता है और उसे ले करके जाता है बाहर और पुलिस वालों को धमकी देता है कि सब कुछ करना, लेकिन अंदर घुसने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जैसे ही तुम लोग अंदर
अंदर घुसोगे हम एक एक करके सारे लोगों को मार देंगे। फिर इतना कहने के बाद वो अंदर आता है और मारियो को कहता है कि पहला फेज खत्म हो गया। तब मारियो फिर से बंदूक निकालता है और अंदर के गार्ड को कहता है कि अभी के अभी बाहर आओ। तब वो गार्ड बाहर आता है। फिर ये लोग उससे उसकी सारी चीजें ले लेते हैं, उसका मोबाइल फोन तक। फिर उसके सर पे बंदूक तानते हैं और बाहर ला करके छोड़ देते हैं। तभी फर्नांडो जाता है उस छोटे से कमरे में, वहाँ के अलमारी को हटाता है। तभी सेबेस्टियन दीवार को तोड़ करके अंदर आ जाता है और ये लोग एक एक करके सारे इक्विपमेंट्स को बाहर निकालते हैं। तभी हमारे सामने फ्लैशबैक आता है और पता लगता है कि सेबेस्टियन ने एक खतरनाक मशीन बनाई है जिससे सिर्फ 7 सेकंड में वो लोग एक सेफ को तोड़ देंगे। और धीरे धीरे करके ये लोग सेफ को तोड़ना भी शुरू कर देते हैं। तब तक पूरे शहर की पुलिस बाहर आ जाती है और जितने भी लोग अंदर हॉस्टेजेस हैं उनके रिलेटिव्स भी और सारे मीडिया वाले भी बाहर हैं, वो हर चीज को कवर कर रहे हैं। तभी हम पुलिस कैप्टन को देखते हैं। कैप्टन आकर के गार्ड से पूछने लगता है कि अंदर की स्थिति क्या है। तब गार्ड भी सारी चीजें बताता है कैप्टन, लेकिन अंदर ये लोग अपने काम में लगे हुए हैं, एक एक करके सारे सेफ को खोल रहे हैं और सारे पैसों को अपने बैग में भर रहे हैं। तभी कैप्टन कॉल करता है मारियो नेगोशिएशन के लिए। तब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता लगता है कि फर्नांडो ने पहले ही मारियो को तैयार कर दिया था और नेगोशिएशन के सारे गुण उसे सिखा दिए थे कि मारियो नेगोशिएशन के लिए तैयार रहे। लेकिन इसी बीच मारियो को एहसास होता है कि पुलिस वाले छत पे आ चुके हैं, उनके पैरों की आहट को वो सुन पा रहा है। फिर वो जैसे ही कैप्टन से बात करता है वो सबसे पहली बात यही कहता है कि सारे पुलिस वालों को छत से हटाओ वरना हमारे बीच कोई भी बात नहीं होगी और मैं एक एक करके लोगों को मारने लगूंगा। तो अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो पुलिस वालों को वापस बुलाओ। फिर कैप्टन भी मान जाता है, वो सारे पुलिस वालों को बुला लेता है लेकिन 2 स्नाइपर्स को भेज देता है सामने वाली बिल्डिंग में। फिर मारियो को कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तब मारियो कहता है कि मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात करना चाहता हूँ। तब कैप्टन भी मान जाता है और कहता है लेकिन इसमें 1 घंटे का वक्त लगेगा, तुम्हें 1 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। और मारियो यही चाहता था, उन्हें बस वक्त चाहिए। तभी हम फर्नांडो को देखते हैं जिसने और भी सारे सेफ्स को खोल दिया। इस सेफ के अंदर बहुत सारी कीमती चीजें हैं, किसी सेफ में बहुत सारा सोना भरा है तो किसमें बहुत सारा पैसा। तभी हम पुलिस वालों को देखते हैं जो अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो बैंक के अंदर कैसे दाखिल होंगे। बैंक के अंदर दाखिल होने का सिर्फ और सिर्फ 2 ही रास्ता है, पहला रास्ता है मेन गेट से और दूसरा रास्ता है पार्किंग लॉट से। लेकिन अंदर आते ही सबसे पहले इन लोगों ने पार्किंग के ही दरवाजे को बंद किया था। तब कैप्टन के दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो मारियो को कॉल करके कहता है कि तुम लोग कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, लेकिन ये खबर अभी हर जगह नहीं फैली है और तुम लोगों ने कोई भी नुकसान नहीं किया, तो अगर तुम सारे सरेंडर कर दो तो तुम लोगों को कम से कम सजा मिलेगी और बड़ी ही जल्दी तुम लोग छूट जाओगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मनचाहा वकील भी दिलवा सकता हूँ। तब मारियो कहता है कि तुम्हारा आइडिया अच्छा है लेकिन मुझे पहले अपनी पूरी टीम से बात करनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें जवाब दे पाऊंगा। तभी हम फर्नांडो और सेबेस्टियन को देखते हैं जिन लोगों ने और भी बहुत सारे सेफ को खोल दिया है। इसी बीच एक हॉस्टेज का फोन बजने लगता है तो मारियो इस फोन को देखता है। तब वो लेडी बताती है कि आज मेरा बर्थडे है इसीलिए मुझे बार बार कॉल आ रहा है। तब देबोजा एक चॉकलेट लेकर के आता है और ये लोग इस औरत के बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगते हैं और स्नाइपर्स इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। फिर वो सारी बातें बताते हैं कैप्टन को। तब कैप्टन भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लोग चीज क्या है। लेकिन अब मारियो उस औरत को लेकर के बाहर आता है और कहता है कि आप आजाद हैं, यही आपका बर्थडे का तोहफा है। फिर औरत बाहर चली जाती है और मारियो एक बार फिर से कैप्टन से बात करने लगता है और कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल जेल में बिताए हैं, मुझे पता है कि जेल एक नर्क है, तो मुझे तुमसे इस बात की गारंटी चाहिए कि तुम मुझे कम से कम सजा दोगे। लेकिन इसी वक्त मारियो आ जाता है स्नाइपर के निशाने पे। तभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी आ जाता है और वो मारियो से बात करने लगता है। लेकिन मारियो गंदी गंदी गालियां देता है अटॉर्नी को और कहता है कि तुमने पूरे शहर को बर्बाद कर रखा है। और इतना कहने के बाद वो कैप्टन को कहता है कि मुझे अपने वकील से बात करनी है। तब कैप्टन नंबर पूछता है वकील का। इसी बीच मारियो उठ करके खिड़की के पास से चला जाता है और स्नाइपर के निशाने से हट जाता है। दरअसल मारियो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा था। वो जानना चाहता था कि क्या स्नाइपर उस पर गोली चलाएगा, लेकिन वो समझ चुका है कि स्नाइपर उस पर गोली नहीं चलाएगा। फिर मारियो कैप्टन को नंबर देता है एक हॉस्टेज का, ये कह के कि ये उसके लॉयर का नंबर है। फिर कैप्टन जैसे ही उस पर कॉल करता है मारियो ही लॉयर बन के बात करने लगता है और ये सब कुछ वो प्लानिंग के मुताबिक कर रहा है ताकि इन्हें थोड़ा और वक्त मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा पैसे ये लोग चुरा सके। लेकिन कैप्टन बीच में बार बार कॉल करता है मारियो और मारियो जिस तरीके से बात करता है कैप्टन को शक होने लगता है कि मारियो कभी भी सरेंडर नहीं करने वाला। तभी मारियो क्या करता है कि वो सारे लोगों को लेकर के जाता है फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर से ये लोग सारे पैसों को डालने लगते हैं टनल के अंदर। तभी कैप्टन को टनल का रास्ता दिखता है और वो समझ जाता है कि ये लोग कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, शायद ये लोग टनल से बाहर होकर के जाएंगे। लेकिन अब तक इन लोगों ने लगभग अपने सारे पैसे निकाल लिए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग सारे के सारे हथियारों को रखने लगते हैं, जितने भी हथियारों को लेकर के ये लोग अंदर आए थे। फिर मारियो भी जाकर के अपने साथियों को ज्वाइन करता है यहाँ से निकलने के लिए। तब तक बाहर कैप्टन को आइडिया आ जाता है। फिर वो एक टीम को भेजता है टनल के अंदर
और एक टीम को भेजने लगता है मेन डोर से अंदर। तब तक सारे लोग देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा सन्नाटा है, कोई भी रॉबर उनके पास नहीं आया बहुत देर से। तब एक एक करके ये सारे लोग अपने अपने फोन्स को उठाने लगते हैं। फिर ये पुलिस वालों को कॉल करते हैं और अपने सारे रिलेटिव्स को कॉल करते हैं। इसी बीच एक फ्लैशबैक में हमें पता लगता है कि ये जितने भी हथियार लेकर के आए थे सारे के सारे हथियार नकली है, क्योंकि फर्नांडे किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। फिर ये लोग टनल के रास्ते को क्लियर करते हैं और अंदर जाने लगते हैं ताकि पुलिस वाले के पास सबूत ना हो कि ये लोग टनल के रास्ते भागे हैं। तभी हमारे सामने एक और फ्लैशबैक आता है जब फर्नांडो कहता है कि कहीं पुलिस वालों को टनल के बारे में भी पता लग सकता है, इसीलिए इन लोगों ने टनल के अंदर एक बांध को बनाया था और जिस तरफ से पानी बहने वाला है ये लोग मोटर की मदद से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ताकि पुलिस वाले उस डायरेक्शन में कभी ना आए। तब तक सारे पुलिस वाले मेन डोर से अंदर चले आते हैं। इनके साथ कैप्टन भी होता है। तब वो आता है टनल के पास और देखता है कि यहाँ पर एक बॉम्ब लगा है, लेकिन जल्दी उसे एहसास होता है कि सारे हथियारों के साथ साथ ये बॉम्ब भी नकली है। तब वो टनल के अंदर आने लगता है, लेकिन कैप्टन के लिए बहुत देरी हो चुकी है। तब तक ये लोग बहुत दूर निकल जाते हैं और जाकर के बैठ जाते हैं अल्बर्टो के गाड़ी के अंदर। और जैसे ही अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचते हैं सबसे पहले पूरे के पूरे वैन को ब्लास्ट कर देते हैं ताकि अंदर कोई भी सबूत ना छूटे। और जल्दी ही पहुंचते हैं ये लोग अल्बर्टो के घर पे और सारे पैसों को अपने सामने रखते हैं। इनके सामने बेतादाद पैसा है और ये पूरा का पूरा पैसा इनमें बराबर बंटने वाला है, लेकिन फर्नांडो ने सबको समझा रखा है कि सबको कुछ महीनों तक लो प्रोफाइल रहना है। फिर सारे अपने अपने पैसों को लेते हैं और आराम की जिंदगी बिताने लगते हैं, ये ज्यादा कुछ भी नहीं करते। लेकिन इसी बीच अल्बर्टो की पत्नी उसे पकड़ लेती है दूसरी लड़की के साथ और ये बात उसे बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। उसे लगता है कि अल्बर्टो के पास इतना पैसा आ गया इसीलिए उसने एक गंदी हरकत की है। तब उसकी पत्नी जाती है पुलिस वालों के पास और उन्हें पूरी सच्चाई बता देती है। तब पुलिस वाले एक एक करके सारे के सारे रॉबर्स को पकड़ते हैं और सबको जेल में डाल देते हैं और कहानी फास्ट फॉरवर्ड में आगे जाने लगती है। तब हमारे सामने आता है 7 महीने बाद का दृश्य जब फर्नांडो को जेल से रिहा किया जाता है। वो जैसे ही जेल से बाहर आता है वो बाहर आते ही मारियो से मिलता है। फिर हमें पता लगता है कि फर्नांडो को पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसीलिए उसने हथियार को छोड़ा था बैंक में ताकि सबको पता लगे कि हमने टॉय गन का इस्तेमाल किया है। और बैंक के पास अंदर के पैसों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए न बाहर वालों को पता है न बैंक को पता है कि अंदर कितना पैसा था। बैंक ने इंश्योरेंस कंपनी वालों को बताया कि अंदर $25 मिलियन थे, लेकिन इस बात का उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। बैंक वालों को रॉबर्स के पास से सिर्फ $1.6 मिलियन मिले और 8 किलो सोना, और इस बात पे वो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। और इसकी मदद से इनके खिलाफ कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं बना और जल्दी ही ये लोग छूट गए। लेकिन सबको पता है कि इन लोगों ने ज्यादातर पैसों को छुपा दिया था और अब इनके पास इतने पैसे हैं कि ये पूरी जिंदगी अपनी आराम से बिताएंगे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।